नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले देवरिया की खबर के साथ। देवरिया में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि बहुप्रतीक्षित खरो मठिया मार्ग का निर्माण अनियमितता में घिर गया है। गौरी बाजार ब्लॉक स्थित खरोग मठिया वाया रेशरी हरपुर मार्ग की कुल लंबाई 5 किलोमीटर है, जिसे स्वीकृति राशि 1103.64 लाख रुपए है। बता दें, हालांकि निर्माण के साथ ही ये मार्ग अनियमितता का शिकार हो गया। आरोप है कि बिना कुटाई किए और बिना ग्रेडिंग के काम कराए गए यहाँ पर, और इसके लिए मार्च में एडवांस राशि का भुगतान भी किया गया। इस मामले को लेकर जांच भी की गई है, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा अनियमितता की बात को सही पाया गया है। देखने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसे लेकर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। तो बता दें आपको कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा है खरो मठिया मार्ग का निर्माण, और खरो मठिया वाया रेशरी हरपुर मार्ग की लंबाई 5 किलोमीटर की है। बिना कुटाई और ग्रेडिंग के कराया गया है सड़क निर्माण। पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। तो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और देवरिया का दरअसल ये मामला है। और कहते हैं किसी भी सड़क जो होती है वो किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र के विकास का आईना होती है, और दरअसल बताया ये जा रहा है कि उसमें ही अब भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। ये 5 किलोमीटर का ये लंबा मार्ग बताया जा रहा है, और बताया ये भी जा रहा है कि भ्रष्टाचार कुछ इस कदर हुआ है कि एक अच्छी खासी जो रकम है वो डकार ले गई। हालांकि निर्माण के साथ ही ये मार्ग अनियमितता का शिकार हो गया। बता दें कि आरोप ये भी है कि कुटाई, जी हाँ, बिना कुटाई और बिना ग्रेडिंग के ही काम कराया गया है। और अब जब इस पूरे मर्तबा अधिकारियों से बातचीत की जा रही है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। जांच अधिकारी द्वारा अनियमितता की बात को सही भी पाया गया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मसले पर इस पूरी जांच को सही पाया गया है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का मामला कई सवाल खड़े करता है। ये तो दरअसल एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, ऐसे न जाने राज्य में कितने, देश में कितने भ्रष्टाचार की भेंट सड़कें चढ़ रही होगी और आला अधिकारी चुप्पी साधे बैठते हैं। दरअसल कि पूरा मामला देवरिया का है। देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित खरो मठिया मार्ग का निर्माण अनियमितता के अंदर घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरी बाजार ब्लॉक स्थित खरो मठिया वाया रेशरी हरपुर मार्ग की कुल लंबाई 5 किलोमीटर है, जिसे स्वीकृति राशि तकरीबन 1100 लाख रुपए दी गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि हालांकि निर्माण के साथ ही ये मार्ग अनियमितता का शिकार हो गया। और आनंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आनंद, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। जी आनंद, ये मामला पूरा प्रकाश में कैसे आया, विस्तार से बताएं। देखिए, ये खरो मठिया मार्ग था, देवरिया जिले के गौरी बाजार ब्लॉक है जहाँ का ये मार्ग था, और इसमें अनियमितता पाई गई। 5 किलोमीटर ये लंबा मार्ग था जिसको बनना था, लेकिन जब इसकी अभी कुछ दिन पहले ही जांच की गई तो पता चला कि जो मानक है जो सड़क निर्माण की उनका पालन नहीं किया गया था। चाहे ग्रेडिंग की बात हो, चाहे मिट्टी की पुताई की बात हो, तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई थी। बावजूद इसके जो अग्रिम पेमेंट होता है, अग्रिम भुगतान होता है, उस जो निर्माण करता था उसको वो दे दिया गया था। तो इस तरह का ये मामला था। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, जो जांच अधिकारी थे इस पूरे मामले के, जिन्होंने जांच की थी इस मामले की, जब हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की तो उनसे बात नहीं हो पाई, ना उनका मोबाइल फोन रिसीव नहीं हुआ, नहीं उठा। और जब हमने उनको एक मैसेज डाला और ये बात की जानकारी मांगी कि अब तक इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार का जो ये मामला था उसमें क्या कार्रवाई की गई है, तो उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन आनंद, बताया तो ये भी जा रहा है कि जांच अधिकारियों ने जांच कर ली है, कार्रवाई की अभी तक बात की जा रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। और जब अधिकारियों से बात की जा रही है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जांच अधिकारियों से जब हमने संपर्क करने का प्रयास किया तो अभी तक इस मामले में क्या
जांच हुई है कि कुछ दिन पहले की मामला था, जब ये जांच इस पूरे जो घटिया निर्माण है, भ्रष्टाचार का जो इस पे आरोप लग रहा है, उसके बारे में जब हमने जांच करने की कोशिश की, जब हमने जानकारी, जांच अधिकारी थे विजय कनौजिया जो अभी एमडी राजकीय निर्माण विभाग हैं, उनसे जब हमने संपर्क करा था तो उनका मोबाइल फोन नहीं उठा, और साथ ही हमने उनको मैसेज डाला, उनके व्हाट्सएप पे मेल भेजा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई तक की गई है, तो उसका भी कोई रिप्लाई तक दिया नहीं गया उनकी तरफ से। ठीक है। विनय राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं पीएन के। विनय जी, देखिए ये तो एक पहला मामला यहाँ पर सामने आया, न जाने, क्योंकि देखिए राज्य भर में बहुत सड़कें हैं और ऐसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के हिसाब से तो बहुत सारी सड़कें हैं। अगर ये 5 किलोमीटर का मामला इतना सामने आ रहा है, इतने बड़ा घोटाला इसमें सामने आ रहा है, तो न जाने ऐसे कितने सड़कें होंगे जिसमें कितने घोटाले हो रहे होंगे। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि डी विभाग अपने आप में भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। आप देखिए, सरकार की मंशा है कि अगर किसी सड़क की शिकायत आएगी तो उसकी टीएसी जांच पे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो टीएसी बनाई जाती है किसी सड़क की जांच करने के लिए, तो जिसके खिलाफ जांच का प्रस्ताव होता है उसी के कर्मचारी और अधिकारी आते हैं और यहाँ से टीएसी मेंबर को लेकर अपने जिले में जाते हैं। जिन सड़कों की जांच होनी है वो सड़क भी वही निर्धारित करते हैं जिनके खिलाफ जांच होनी है। अगर वहाँ के स्थानीय स्तर पर टीएसी कमेटी के संज्ञान में किसी और सड़क को डाला जाता है, या तो उससे जांच करने से बचते हैं या तो फिर उसको आगाह कर देते हैं कि जल्दी से इसको भी ठीक करा लो वरना इसकी भी जांच आ सकती है। क्योंकि आप अगर अंदर खाने से पता करें तो जो भी जांच की जाती है उसका अपना कुछ न कुछ शेयर निर्धारित होता है, और विभागीय सूत्र साहब कहते हैं कि उनका स्पष्ट। अब आप इसी मामले में देंगे, जब मौके पर आप गए, आपने कमियां पकड़ी, ना तो कुटाई हुई है बल्कि 2 करोड़ का एडवांस पेमेंट कर दिया गया है, तो प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए गए हैं, तो तत्काल विभाग को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन के बजाय आप बैठ करके उससे बार्गेन करते हैं। जिन अधिकारियों को दोष सिद्ध होना है उन्हीं से बैठ कर आप सौदेबाजी करेंगे, उन्हीं के साथ बैठ करके आप रिपोर्ट तैयार कराएंगे, तो जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी? क्योंकि सिर्फ मसला ये नहीं है, इस विभाग में तमाम शिकायतें आती हैं कि पेमेंट हो जाते हैं। अभी हाल ही में, अभी 1 महीने में नहीं बीते होंगे, कई सड़क ऐसे संज्ञान में आए जिसका निर्माण हो चुका था और दोबारा उसी सड़क पर डिमांड कर दी गई सड़क निर्माण की। शासन से पैसा भी स्वीकृत हो गया, लेकिन बाद में जब राज खुला तो आनंद फान में पैसे वापस किए गए। अब उससे सवाल ये उठता है कि किसके किसके डोंगल का इस्तेमाल किया गया। जो डिपार्टमेंट हेड है उन्होंने अगर एस्टीमेट वहां से डोंगल के थ्रू अपने शासन को भेजा, शासन इसको करके फाइनेंस को भेजा, फाइनेंस से फाइनली वो पैसा स्वीकृत हो गया। लेकिन जब पर्दा हटेगा तब कार्रवाई के नाम पर या तो जेई को खिलाफ कार्रवाई कर देंगे या फिर आप किसी बाबू पे कार्रवाई कर देंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि किसके डोंगल के थ्रू प्रस्ताव गया, उस जिले का डिपार्टमेंट का जो मुखिया था वो दोषी क्यों नहीं सिद्ध होगा, जो मंडल पे बैठे अधिकारी उन्होंने उसकी तहकीकात क्यों की। तो सरेआम देखा जाए सरकार की जो मंशा है वो भ्रष्टाचार को दूर करने की है, लेकिन नीचे बैठे कर्मचारी और अधिकारी पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है और आपसी साठ गांठ करके भ्रष्टाचार में पूरे तरफ से अपने ताना बाने को बुनते चला है। जब उनकी गलतियां पकड़ी जाती हैं तो जो जांच की जाती है वो आपस में बैठ के सौदेबाजी कर लेती है। अब इस पर्टिकुलर मामले में देखिए, क्योंकि जिस दिन मामला खुला उस दिन प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी खुद गोरखपुर में विराजमान थे, उनके भी संज्ञान में मामला आया। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि वीडियो आपके सामने है, तो मौके को उन्होंने दोषी पाया है और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही, अधिकारी बताने से बच रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला और एक दूसरे को बचाने की कोशिशें यहाँ पर हो रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है विनय जी, ये तो जो इस तरह के अधिकारी है, भ्रष्टाचारी अधिकारी, उनका मनोबल बढ़ेगा इस तरह से जब एक दूसरे को बचाया जाएगा, सब मिलकर खाने की सोचेंगे, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा डकार लिया जाएगा, तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि मनोबल भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच जाएगा। ऐसे में क्या नहीं लगता कि इसमें राजनीतिक पार्टियों की भी भागीदारी होनी चाहिए? अब तो कहीं ना कहीं इस पर भी जवाब आना चाहिए कि भाई इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? एक बार मुझे लगता है कि शासन स्तर से बड़े स्तर पर एक कार्रवाई इस बात की होनी चाहिए कि अगर जांच टीम जांच करने गई और वहाँ उस दोषी पाए जाने के बाद भी अगर जांच टीम ने कार्रवाई नहीं की है तो जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी। क्योंकि मैंने देखा है कि तमाम अभी एस्टीमेट बनते हैं किसी भी सड़क का। अब मान लीजिए कि 50 करोड़ की सड़क बनी है और आप बिलो टेंडर डाल करके 20% बिलो टेंडर डाल करके आप सड़क के निर्माण का टेंडर हासिल करते हैं। अब सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि अगर 25% और 30 किलो टेंडर पड़ा है तो आखिर वो टेंडर का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति कौन था? सड़क का जो मानदंड तय किया कि वो 25% कम में भी सड़क बनाने को तैयार है, और अगर वो 25% कम में सड़क बना रहा है उसी मानक के हिसाब से बना रहा है, इसका मतलब टेंडर के लिए जिसने कोटेशन तैयार किया वो अधिकारी दोषी है। और अगर घटिया निर्माण हो रहा है
तो फिर जो निर्माण करने वाले लोग हैं वो लोग दोषी हैं। तो जांच तो बड़े लेवल पे होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर मामले मुझे लगता है ये प्रशासन को एक निष्पक्ष एक कमेटी ऐसी तैयार करनी चाहिए, जिन जिन सड़कों की या जिन जिन बातों की शिकायत शासन को मिलती है, अगर जांच कमेटी गई और उसने निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं की, तो अगर दोबारा कमेटी अगर पाती है कि इसमें ढिलाई कर दी गई, कार्रवाई नहीं की गई, तो जांच अधिकारियों को दंडित कर, आखिरकार आपने अपने सामने संज्ञान में पाए जाने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं। और ये बेसिक पहला एग्जाम्पल नहीं है, ये पूरे प्रदेश में कमोबेश हर जगह ये आलम दिखा गया है। और आप अगर देखेंगे तो इसमें जांच अधिकारी धमकी भी दे रहे हैं कि महिला अधिकारी था जो हरदोई गया था, तो मैंने हरदोई गए थे, वहां पे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो अगर आप यहाँ पर मौके पर आए हैं और आप खुद कह रहे हैं कि एडवांस पेमेंट कैसे हुआ, जिसमें 2 करोड़ का एडवांस पेमेंट हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, आप खुद कह रहे हैं कि इसमें मानक का खुला उल्लंघन हुआ है, तो जब प्रथम दृष्टया मौके पर जाकर ये बात मान रहे हैं कि इसमें गलतियां हुई हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। बाद की बात बाद में होनी चाहिए। पहला तो दोषी पाया गया, उसका एक्शन लीजिए तुरंत। ठीक है, देखिए कितनी क्षति हुई है, कितना गलत निर्माण हुआ है, ये इसमें जांच की कैटेगरी आती है। बिल्कुल, देखिए इस पर शासन कितना इस मामले को संकेत है और किस तरीके किस पर कार्रवाई करता है। ठीक है। एक छोटा सा सवाल मेरा आनंद से। आनंद, देखिए अधिकारी तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन क्या शासन स्तर के किसी नेता से आपने बात करने की कोशिश की इस मर्तबा? बिल्कुल, देखिए जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई, चाहे जो जांच अधिकारी है जिसका भी जिक्र किया गया उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। हमने उनको मैसेज भी डाला है व्हाट्सएप पे, उनसे पूछा है, इस बारे में जानकारी मांगी गई है। अब नंबर उपलब्ध है, हम चाहेंगे कि जरूर आप जो भी वहाँ पर मौजूद हैं पीसीआर में वो एक बार जरूर ट्राई करें और ये देखें कि नंबर उठता है कि नहीं उठता है। हमने लाख प्रयास किए हैं लेकिन उनका ना तो नंबर उठा है, ना उनसे हमारी कोई बात हो पाई है, ना हमारे जो मैसेज हमने डाला उसका अभी तक कोई रिप्लाई आया है। यानी कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि अगर चीजें इतनी सामान्य होती तो जवाब जाहिर सी बात है कि देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें आपको कि इसमें कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस ने किया मुख्यमंत्री निवास का घेराव और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का यह हल्ला बोल देखा जा रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अपराध के विरोध में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया है। हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नगर निगम के पास एकत्रित होकर साय सरकार की नाकामियों को उजागर किया। उसके बाद कांग्रेस जन मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किए। इस विरोध मार्च में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था। महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेश में 10 घटनाएं घटी है, उसमें से 8 में कांग्रेस के लोग शामिल हैं, मगर आज खुद कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? ये वही कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 15 महीने के छोटे से कार्यकाल की अगर हम बात करें तो जितनी भी घटनाएं घटी है उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग ही शामिल हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज पटना पहुंचे। बता दें आपको कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान सहित तमाम नेताओं पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में नेता कौन होगा ये अंदरूनी मसला है और इसका फैसला वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। बीजेपी अपने ही घटक दलों को परेशान कर रही है। बाबू वीर
कुंवर सिंह के विजयोत्सव के मौके पर 2 दिन तक पटना के आसमान में वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांच दिखेगा। बता दें आपको कि बिहार में पहली बार हो रहे एयर शो का जेपी गंगा पथ पर तैयारियां पूरी हो गई है। 22 अप्रैल यानी कि मंगलवार को इसकी रिहर्सल शुरू हो गई है। 23 अप्रैल को शौर्य दिवस के दिन भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 5 तरीके से उड़ान भरेगी और आकाश में करतब भी दिखाएगी। जेपी गंगा पथ पर होने वाला एयर शो करीब 1 घंटे का होगा। इसमें वायुसेना के 9 लड़ाकू विमान करतब दिखाएंगे। एयर शो के मुख्य आयोजनकर्ता बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी उन्होंने बताया कि बिहार के लिए गौरव का क्षण है। इसके लिए मैं पीएम मोदी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं। वही यूथ गेम की मशाल पहुंची भागलपुर। बता दें आपको कि 2025 के तहत यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 4 मई से 15 मई के बीच किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के टॉप खिलाड़ी भागलपुर में अपना जौहर दिखाएंगे। आज नेशनल यूथ गेम मशाल जुलूस बांका होते हुए भागलपुर पहुंची। वहीं भागलपुर के बाद नवगछिया होते हुए कटिहार रवाना हो गई। इस मशाल जुलूस में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी प्रदीप कुमार, जिला खेल पदाधिकारी के अलावा दर्जनों पदाधिकारी और खिलाड़ी मौजूद थे। गौर करने वाली बात यह है कि इस खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन की प्रतियोगिता भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के मल्टीपर्पज हॉल में, तीरंदाजी की प्रतियोगिता सैंडिस कंपाउंड के मुख्य मैदान में किया जाएगा। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि आगामी 4 मई से 15 मई तक चलने वाले इस गेम में देश के कोने कोने से दिग्गज खिलाड़ी भागलपुर पहुंचेंगे। वहीं भागलपुर बिहार की सियासत में अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के रंगरा थाना अंतर्गत जहांगीरपुर बैसी गांव में जब रात भर बिजली गुल रही और ग्रामीण गर्मी से बेहाल हो गए तो लोगों ने अपनी शिकायत सीधे अपने विधायक तक पहुंचाई। विधायक गोपाल मंडल उस समय एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गांव पहुंचे थे। तभी लोगों ने बिजली संकट की बात बताई। बिना देर किए विधायक ने नवगछिया बिजली विभाग के एसडीओ को कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण बात नहीं हो सकी। इसके बाद जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया और अब वायरल भी हो रहा है। वहीं भागलपुर कचहरी परिसर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पति पत्नी के बीच घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पति पत्नी को बनाने की कोशिश कर रहा था, वहीं पत्नी अपनी मां के साथ वहां से भागती नजर आई। दरअसल भागलपुर के अलीगंज अम्बाबाग लेन निवासी शैलेंद्र शाह उर्फ चिंटू की शादी 2011 में सुल्तानगंज राम गंगापुर की रहने वाली प्रियंका कुमारी से हुई थी। तीनों बच्चों के साथ उनका जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन पैसों के लेन देन को लेकर विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि मामला थाने और जेल तक जा पहुंचा। जेल से छूटने के बाद शैलेंद्र को बड़ा झटका लगा जब उसकी पत्नी प्रियंका 2022 में अपने मायके चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में एक बार फिर से दबिश दी है। बता दें आपको कि
मंगलवार को तड़के सुबह रांची के लालपुर स्थित हरिओम टावर, कांके और हटिया के विभिन्न इलाकों में ईडी की टीम ने राजवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ छापेमारी की। ईडी ने कारोबारी पुनीत अग्रवाल और विमल अग्रवाल के कई ठिकानों पर कंपनी से जुड़े दस्तावेज खंगालने के लिए एक्शन लिया। ये पूरा मामला दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र से गायब हुए 4 नाबालिग किशोरों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। अचानक 4 नाबालिग किशोर गायब होने के बाद परिजनों द्वारा पुलिस से शिकायत की गई है। परिजनों द्वारा शिकायत के बाद विहिप नेता सोनू गिरी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों नाबालिग किशोरी की छानबीन और खोजबीन अपने स्तर से शुरू की गई। वहीं पुलिस भी सभी की तलाश करने में लगी हुई है। वहीं ठाणे के मुमरा बाईपास पर अचानक सुबह एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बाईपास टोल नाके के पास सुबह 3:30 बजे के आसपास एक ट्रक ने पीछे से एक कार को टक्कर मार दी और कार के आगे चल रहे कंटेनर और ट्रक के बीच में कार दब गई। कार आगे और पीछे दोनों तरफ से दबने की वजह से कार ड्राइवर कार में ही फंस गया और उसकी मौत हो गई। और बता दें आपको कि मृतक ड्राइवर की पहचान विष्णुपाल 27 साल के रूप में हुई है, जो कि नवी मुंबई का रहने वाला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।